हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस 1 ईयर प्लान के तहत आपको 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि न केवल बैंकिंग एग्ज़ाम बल्कि एसएससी, रेलवे और स्टेट पीसीएस सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। आपको बता दें, आप इसे हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच मिनरल डिपॉजिट्स हैव बीन फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रिसेंटली दैट वुड रिड्यूस द कंट्रीज नीड फॉर इट्स इम्पोर्ट्स। हाल ही में जम्मू कश्मीर में कौन से खनिज भंडार पाए गए हैं जिससे देश को इसके आयात की आवश्यकता कम हो जाएगी। ऑप्शंस हैं निकेल, कोबाल्ट, लिथियम या फिर क्रोमियम। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा चैनल है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स संबंधित या फिर स्टैटिक से संबंधित, वो हम डेली अपने करंट अफेयर्स फंडा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं। What is the theme for the 12th edition of the World Radio Day to be celebrated on 13th February 2023? 13 फरवरी 2023 को मनाए जाने वाले विश्व रेडियो दिवस के 12वें संस्करण की थीम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, रेडियो एंड पीस। आपको जानना चाहिए, यूनेस्को ने 2011 में ये जो आपका रेडियो डे है इसको प्रोक्लेम किया था और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने साल 2012 में इसको अडॉप्ट किया और 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं। आपको जानना चाहिए, इस बार 2023 में ये 12th एडिशन है वर्ल्ड रेडियो डे का और इसका थीम है रेडियो एंड पीस। साथ ही आपको जानना चाहिए 12 फरवरी के बारे में। 12 फरवरी को एक डे मनाया जाता है, इसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म। ये वर्ल्ड रेडियो डे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा इसका थीम। वेयर इज द ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द सेकंड इंडियन राइस कांग्रेस हेयर। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहाँ दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, कटक। आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन राइस कांग्रेस को इनोग्रेट किया है ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा में। अच्छा, कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप याद रखिएगा। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, किस मामले में? मिल्क, पल्सेस एंड जूट। साथ ही सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस, वीट, शुगर केन, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कॉटन। तो यहाँ पर राइस भी लिखा हुआ है, इसका मतलब सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है राइस का। आपको बता दें, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये वेस्ट बंगाल है। इंडियाज स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ हैज़ कम इनटू फोर्स इन विच स्टेट? भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून किस राज्य में लागू हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी, उत्तराखंड। देखिए, आपको जानना चाहिए, हमारे देश का स्ट्रिक्टेस्ट एंटी कॉपिंग लॉ ये उत्तराखंड में लागू हो गया है। जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह, इन्होंने उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस
मेजर्स फॉर प्रिवेंशन एंड प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स इन रिक्रूटमेंट ऑर्डिनेंस 2023 को अप्रूव कर दिया है 10 फरवरी को। आपको बता दें इसके तहत, इस एंटी कॉपिंग लॉ के तहत 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा जो भी ये कॉपी कैट माफिया होते हैं, जो पेपर लीक कर देते हैं या फिर पहले ही कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं। जैसे उत्तराखंड में जो UKPSC है, जो आयोग है, लोक सेवा आयोग, इन्हीं के कुछ कर्मचारी द्वारा पहले ही क्वेश्चन बता दिए गए कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। तो इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें 10 करोड़ रुपए के फाइन लगेगा और 10 साल की इम्प्रिजनमेंट भी होगी। यहाँ तक कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच किया जाएगा। Who has been selected for the prestigious राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड 2020? राजा राम मोहन रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है एन भवानी कोटेश्वरा प्रसाद। देखिए, आपको जानना चाहिए कि वेटरन जर्नलिस्ट हैं डॉक्टर एन भवानी कोटेश्वरा प्रसाद, ABK भी इनको बोलते हैं। इन्हें राजा राम मोहन रॉय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 के लिए चुना गया है, जर्नलिज्म में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो ऐसा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है। आपको बता दें, जो चेयरपर्सन है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, इनके द्वारा ये अवार्ड मिस्टर ABK को दिया गया है। PM नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन महाराष्ट्र। दे विल रन बिटवीन मुंबई एंड विच 2 cities? PM नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वे मुंबई और किन 2 शहरों के बीच चलेंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, शिरडी एंड सोलापुर। देखिए, आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई है महाराष्ट्र में। एक तो मुंबई और सोलापुर के बीच चलेगी, दूसरी मुंबई और शिरडी के बीच चलेगी। इसी के साथ इन्होंने मुंबई में दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का जो अरबिक एकेडमी है, इसको भी इनोग्रेट किया है। अल्जामिया तो सैफिया, जो ये सैफी एकेडमी इनकी मुंबई में यहाँ पर। Who have been appointed judges of the Supreme Court, making total SC judges strength 34? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है जिससे कुल सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है? तो आपको ये बताना है कि किन 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट किया गया है, और इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो अपने मैक्सिमम पर पहुंच गई है 34। तो सही आंसर ऑप्शन सी है, राजेश बिंदाल एंड अरविंद कुमार। देखिए, आपको जानना चाहिए जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट किया गया है। अगर हम बात करते हैं जस्टिस इनकी बिंदाल की, तो ये पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में जज रह चुके हैं, एक्टिंग चीफ जस्टिस रह चुके हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस रह चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो इनका जो टेन्योर है ये 15 अप्रैल 2025 तक रहने वाला है। अगर हम बात करें जस्टिस कुमार की, अरविंद कुमार की, तो ये कर्नाटक हाई कोर्ट में जज रह चुके हैं और चीफ जस्टिस रह चुके हैं गुजरात हाई कोर्ट में। इनका टेन्योर 13 जुलाई 2026 तक रहेगा। और इन 2 लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ हो गई है अब टोटल 34 जजेस की हो गई है, अपनी फुल स्ट्रेंथ पर आ गई है। Which bank has acquired microfinance company Sonata Finance for rupees 537 crore in all cash deal? किस बैंक ने ऑल कैश डील में माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस का 537 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए, आपको जानना चाहिए प्राइवेट लेंडर कोटक महिंद्रा बैंक, इसने अनाउंस किया है कि हमने माइक्रो फाइनेंस कंपनी सोनाटा फाइनेंस को 537 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया है और ये ऑल कैश डील रही है। तो इस तरह से अब जो सोनाटा फाइनेंस है ये होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो CEO उदय कोटक हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई में है, टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV successfully launched 3 satellites into their intended orbits. What is the maximum weight of satellites SSLV can launch? लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान ने 3 उपग्रहों को उनकी लक्षित कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। SSLV कितने भार वाले उपग्रहों का प्रक्षेपण कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 500 kg।
देखिए स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, इसने 3 सैटेलाइट्स को उनके इंटेंडेड ऑर्बिट्स में जो है लॉन्च किया है। तो कौन कौन सी हैं देखेंगे। सबसे पहले सैटेलाइट का नाम क्या है, SSLV D2। तो इसने EOS 07 जो कि एक 153.6 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है इसरो की। दूसरी है जोनस 1 जो कि एंटरिस USA से बिलोंग करती है, 10.2 kg की है। और तीसरी है आज़ादी सैट 2, ये 8.8 kg की सैटेलाइट है, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। तो इन तीनों को ही 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में इनको जो है लॉन्च किया गया है, प्लेस किया गया है। आपको बता दें ये फ्लाइट कहाँ से हुई, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं SSLV की, जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये एक नया स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इसरो द्वारा डेवलप किया गया है ताकि स्मॉल सैटेलाइट्स जो कि अप टू 500 kg तक की हो उनको लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा सके ऑन लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस। तो इसमें 3 सॉलिड स्टेजेस होती हैं, 87 टन, 7.7 टन और 4.5 टन। आपको बता दें SSLV 34 मीटर टॉल है, 2 मीटर डायमीटर व्हीकल है इसका, और लिफ्ट ऑफ मास इतना है 120 टन का। अच्छा, 7 अगस्त 2022 को पहली फ़्लाइट इसकी की गई थी। ये सेकंड फ्लाइट है ना, सेकंड डेवलपमेंटल फ्लाइट, और पहली कब हुई थी, 7 अगस्त 2022 को। तब ये जो है अपना टारगेट चूक गई थी। विच सिटी इज़ होस्टिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट फ्रॉम 13 to 15 फरवरी, 13 से 15 फरवरी तक वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है दुबई। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ये दुबई UAE में हो रही है 13 से 15 फरवरी के बीच में, और यहाँ पर इसी के साथ 2 सब समिट भी होंगी, जेंडर बैलेंस फोरम और वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम। तो किसकी पैट्रोनेज में हो रही है, हर हाईनेस शेख मनल बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो कि प्रेसिडेंट है UAE जेंडर बैलेंस काउंसिल की और प्रेसिडेंट है दुबई वुमेन इस्टेब्लिशमेंट की। आपको बता दें वुमेन इन गवर्नमेंट फोरम ये इसका 3rd एडिशन है, और इसका थीम रहेगा रेडी फॉर लीडरशिप, शेपिंग द एजेंडा फॉर द फ्यूचर। अगर हम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की बात करें तो इसका थीम रहेगा शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो कहाँ पर हो रही है, दुबई में, ये याद रखिएगा। हु इनॉग्रेटेड द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इन लखनऊ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को इनॉग्रेट किया है। इसका थीम रहा उत्तर प्रदेश न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। ये 3 दिन की समिट रही है, और पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिया, थिंक टैंक्स लीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड इसमें शामिल हुए। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है एक्सप्लोर किया गया। आपको बता दें इसी मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल ट्रेड शो को इनॉग्रेट किया, साथ ही इन्वेस्ट UP 2.0 इसको भी लॉन्च किया है। विच नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हैज़ लॉन्च्ड इंश्योरेंस मॉल फॉर इट्स कस्टमर्स टू इंश्योर एन ईजी बाय एक्सपीरियंस। किस गैर बैंकिंग वित्तीय निगम ने अपने ग्राहकों के लिए एक आसान खरीद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस ने इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है अपने कस्टमर्स के लिए, ताकि उन्हें इजी बाय एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये जो नया पोर्टल है इसमें कई सारी पॉलिसीज़ एंड प्लान्स इंश्योरेंस से संबंधित जो हैं वो ऑफ़र की जा रही है। साथ ही पॉकेट इंश्योरेंस की कैटेगरी भी इसमें बनाई गई है। तो 250 से ज़्यादा पॉलिसीज़ एंड प्लान्स इसमें ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया इंश्योरेंस मॉल। विद विच स्टेट गवर्नमेंट डिड इंडिया हेल्थ लिंक साइन एंड MOU टू एस्टेब्लिश हेल्थ ATMs। इंडिया हेल्थ लिंक ने किस राज्य सरकार के साथ हेल्थ ATM स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए इंडिया हेल्थ लिंक इन्होंने MOU साइन किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ, ताकि हेल्थ ATMs को सेटअप किया जा सके, जिसके तहत जो पर्सन है वो अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कर सके अलग अलग पैरामीटर्स पर। और कहाँ पर स्थापित की जाएंगी, 4600 से ज़्यादा कम्युनिटी एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में।
उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या है, सेल्फ सर्विस वॉक इन हेल्थ एटीएम है। यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल अपनी हेल्थ स्क्रीनिंग कर सकता है 20 से ज़्यादा हेल्थ वाइटल पैरामीटर्स पर, जिसमें बीपी है, वेट, पल्स, टेम्परेचर, ईसीजी, और 10 मिनट के अंदर सब जो है इसकी जांच रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। Which institute has joined hands with Samsung Semiconductor India Research to promote research and development in the field of on-chip electrostatic discharge protection? ऑन-चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ISC बेंगलुरु। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च, इन्होंने पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे इन द फील्ड ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज प्रोटेक्शन ESD प्रोटेक्शन के क्षेत्र में। आपको बता दें, इस पार्टनरशिप के तहत कटिंग एज ESD डिवाइस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि अल्ट्रा हाई स्पीड सीरियल इंटरफेसेस जो कि एडवांस इंटीग्रेटेड सर्किट्स में होते हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। व्हाट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म? ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है, इसका मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। इसका जो स्कोप है उसको एक्सपेंड कर दिया है। तो अब इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर इंश्योरेंस फैसिलिटी भी परमिट कर दी गई है। ऑल एंटिटीज़ इंस्टीट्यूशंस जो कि इसके तहत फैक्टरिंग बिजनेस को कर सकते हैं इस ट्रेड प्लेटफॉर्म के तहत, उन्हें भी परमिट कर दिया गया है कि आप इस ट्रेड प्लेटफॉर्म में फाइनेंसर के तौर पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशन है उसे भी अब इनेबल कर दिया गया है इस ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें, ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, इनके लिए फाइनेंसिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है। किसके थ्रू? मल्टीपल फाइनेंसर्स की थ्रू। ये जो रिसीवेबल्स हैं ये कॉरपोरेट और अदर सप्लायर्स के थ्रू आ सकते हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो गाइडलाइंस हैं इस ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम पर, ये दिसंबर 2014 में इशू की गई थी। आपको बता दें, जो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है इसमें जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो सेलर होते हैं, बायर एंड फाइनेंसर। केवल MSME ही इसमें सेलर के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और कॉरपोरेट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, PSUs एंड एनी अदर एंटिटी इसमें बायर्स के तौर पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बैंक्स, NBFC, फैक्टर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ पर फाइनेंसर के तौर पर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। हु वॉन फार्मूला E इन हैदराबाद? हैदराबाद में फार्मूला E किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन सी है जेन एरिक वर्गन। देखिए, फ्रेंच रेस कार ड्राइवर हैं जेन एरिक वर्गन। ये DS पेंस्के जो कि एक ऑटो रेसिंग टीम है, इसके लिए करते हैं पार्टिसिपेट। तो इन्होंने फार्मूला E को जीत लिया। हैदराबाद तेलंगाना में निक कैसेटी को हराया है। और तीसरे नंबर पर है एंटोनियो फेलिक्स डा कोस्टा। आपको बता दें, जो हैदराबाद ई प्रिक्स है ये सिंगल सीटर इलेक्ट्रिकली पावर्ड फार्मूला E रेस इवेंट होता है। Who inaugurated Amrit Pax 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन? अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है अश्विनी वैष्णव। आपको जानना चाहिए, मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने अमृत पैक्स 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया है। तो ये 5 दिन का महाकुंभ ऑफ स्टाम्प्स रहा, जो है 10 से 15 फरवरी तक चल रहा है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। और आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत इसको मनाया जा रहा है। अच्छा, जो SSCS एग्ज़ाम होते हैं या फिर आपके स्टेट एग्ज़ाम जिसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश पूछ ली जाती है, वहाँ पर ये फिलेटलिक ये भी पूछ लिया जाता है। तो जो स्टैम्प से संबंधित होता है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेते हैं, स्टैम्प से संबंधित होता है। स्टैम्प्स का कलेक्शन करने का शौक जिन्हें होता है या स्टैम्प्स के बारे में पढ़ने का शौक जो होता है, तो वो सब कहलाता है फिलेटलिक। हाउ मच वाज इंडियाज डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस बिटवीन April 1, 2022 एंड Feb 10, 2023 अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री? वित्त संग्रहालय के अनुसार
1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 के बीच भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ₹15.67 लाख करोड़। देखिए, इंडिया का जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 तक ये 24.09% तक बढ़ गया है और 15.67 लाख करोड़ पहुंच गया है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। अच्छा, अब रिफंड्स को एडजस्ट करने के बाद नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ये 12.98 लाख करोड़ रहा, जो कि 18.40% हायर है लास्ट ईयर के मुकाबले, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। आपको बता दें, कलेक्शन 91.39% है ऑफ टोटल बजट एस्टिमेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर फिस्कल 2022-23 एंड 78.65% ऑफ रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर फिस्कल 2022-23। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 19.33% से ग्रो हुआ है, जबकि पर्सनल इनकम टैक्स ने 29.63% की ग्रोथ देखी है। फिर वही इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड्स के बाद आंकड़े दिए गए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है कि 10.5% ग्रोथ रहेगी रेवेन्यूज़ में, अगर जो कॉर्पोरेट से आएगा और जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स से आएगा, है ना, और टोटल कितना होगा 18.23 लाख करोड़ नेक्स्ट फिस्कल में। साथ ही फिस्कल 23 का जो रेवेन्यू है इनडायरेक्ट टैक्स से, ये प्रोजेक्ट किया गया है कि 17% तक ग्रो कर जाएगा और 16.50 लाख करोड़ हो जाएगा। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 से 10 फरवरी 2023 तक जो ग्रोथ है ग्रोस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स CIT में, ये 19.33% जो है देखने के लिए मिली है। वहीं ग्रोस पर्सनल इनकम टैक्स में ग्रोथ 29.63% देखने के लिए मिली है। और वही फिर रिफंड्स एडजस्ट करके 15.84% रही और 21.23% रही रेस्पेक्टिवली। Who has been appointed as governor of Maharashtra replacing भगत सिंह कोश्यारी? भगत सिंह कोश्यारी की जगह महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, रमेश बैस। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र थे अब तक, इनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख राधा कृष्ण माथुर, इनका भी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो कौन कौन सी अपॉइंटमेंट्स की गई हैं ये जानिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक, इन्हें गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, गवर्नर ऑफ सिक्किम। CP राधाकृष्णन, गवर्नर ऑफ झारखंड। शिव प्रताप शुक्ला, गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। गुलाब चंद कटारिया, गवर्नर ऑफ आसाम। जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नज़ीर, गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। और विश्वभूषण हरिचंदन, ये गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश रहे, इन्हें गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ बनाया गया। सुश्री अनुसुईया उइके, गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ हैं, इन्हें गवर्नर ऑफ मणिपुर बनाया गया। ला गणेशन, गवर्नर ऑफ मणिपुर हैं, गवर्नर ऑफ नागालैंड बनाया गया। फागू चौहान, गवर्नर ऑफ बिहार रहे, गवर्नर ऑफ मेघालय बनाया गया। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया गया। और रमेश बैस, जो कि गवर्नर थे झारखंड के, ने गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बनाया गया। वहीं ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा रिटायर्ड, गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख बनाया गया है। यहाँ पर आपको गवर्नेंस संबंधित 2-3 पॉइंट्स जान लेने चाहिए। आर्टिकल 155 कहता है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है इसको प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 156 कहता है कि जो गवर्नर है ये द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। अच्छा, इफ़ द प्रेसिडेंट विड्रॉज हर प्लेजर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years द गवर्नर हैज़ टू स्टेप डाउन। प्लेजर का मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नर को हटाने के लिए कि संसद में कोई मोशन चलेगा और 2/3 बहुमत चाहिए हटाने के लिए तभी हट पाएगा। जब प्रेसिडेंट की इच्छा हो तब हटा सकता है ना। इसको बोलते हैं प्लेजर, यानी कि आपका जो कार्यकाल है वो प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो अपने ऑर्डर से आप कभी भी हटा सकता है। लेकिन आप सभी जानते हैं जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर और जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनकी एड एंड एडवाइस पर कार्य करता है इस तरह के मामलों में। तो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का जब मन होगा तो उसे अपॉइंट करेंगे, जिसे हटाने का मन होगा उसे हटाएंगे। और जो गवर्नर है अगर उसकी हम बात करें क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 वर्ष की एज कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। PM इनॉग्रेटेड नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल एक्सटेंशन रिनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कर्नाटक।
Which company has initiated Project Ellora to promote local languages in India's digital world? Microsoft. Which organization said adopting India's lifestyle for environment initiative could help reduce global carbon dioxide emission by more than 2 billion tons in 2030? International Energy Agency. How many years of independence is Sri Lanka celebrating under the theme Namo Namo Mata, a step towards a century? 75 years. Name the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Strategic Planning, National Development and Statistics of Fiji who paid a visit to India from 5 to 10 Feb 2023. बीमन चंद प्रसाद। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Why lending services LazyPay and Kist in news? Mobile and IT company Nokia is based in which country? Who is currently serving as the Chief Minister of Sikkim? American basketball great LeBron James plays for which team? At what annual income are OBCs considered part of the creamy layer? Advocate L. Victoria Gowrie has been elevated as a judge in which high court? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर 1 इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो उसमें बताना है वेजिटेबल ऑयल के मामले में हम कौन से नंबर के लार्जेस्ट कंज्यूमर है, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट, इस तरह से। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।